स्टार्ट हो जाएगा। तो 9th लेक्चर जो है, मैं आपको अभी तक जो चीज़ें करा चुका हूँ आपके जहन पे नक्श होनी चाहिए। आज डिफ्रैक्शन के बारे में है, आप पेपर पास देखें, डिफ्रैक्शन के बारे में इतना क्वेश्चन नहीं आता। जो डिफ्रैक्शन के बारे में आ चुका है या आ सकता है, मैं आपको वो आज कराने लगा हूँ। तो डिफ्रैक्शन आपको पता है, आप पढ़ते आए हैं FSC में 9-10 में कि द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल्स ऑफ एनी स्लिट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, किसी भी ऑब्स्टेकल के किनारों से लाइट का बेंड होना, फिर लाइट का फैल जाना और लाइट का फैल के इंटरफेरेंस करना, उसे आप डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। क्या आपके पास ये इधर मैं बना रहा हूँ, क्या आपने किया हुआ है, इतना अहम नहीं है पेपर के लिहाज से। आपके पास लाइट आ रही है और शर्त यह है कि लाइट जो है आपके पास वो क्या है, वो मोनोक्रोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इस डिफ्रैक्शन में भी आपके पास जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आपके पास इंटरफेरेंस का होता है। तो यहाँ पे लाइट के जो किनारे हैं ये एज अ स्लिट काम करते हैं, ये एज अ स्लिट काम करते हैं और लाइट इन किनारों से जो है बेंड होती है और इन किनारों से लाइट जो है स्प्रेड होती है। और यहाँ पे आपको स्क्रीन में दरमियान वाला पॉइंट ब्राइट नजर आएगा। इस पॉइंट का ब्राइट नजर आना, जो कि मैंने आपको न्यूटन रिंग्स में बताया था कि वो न्यूटन रिंग्स में ब्राइट क्यों नहीं होता, लेकिन इसमें कोई न्यूटन रिंग्स वाला 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं आ रहा, लिहाजा यहाँ स्क्रीन पे जो आपके पास पॉइंट होगा वो ब्राइट होगा। तो इस ब्राइट पॉइंट का एक जगह मुर्तकिज लाइट का होना, ये किसकी वजह से होता है? ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और डिफ्रैक्शन जब होती है तो इसके अंदर यहाँ पे जब लाइट आगे जाती है तो यहाँ पे आपके पास लाइट की इंटरफेरेंस होती है। तो इस डिफ्रैक्शन में आपके पास जो प्रोसेस पेश खिदमत होता है वो क्या होता है? वो आपके पास होता है इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट और फेज कोहेरेंट लाइट के लिए। तो ये डिफ्रैक्शन का प्रोसेस था। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन सिंपल आपने करनी है और डिफ्रैक्शन में कोई चीज़ नहीं। डिफ्रैक्शन वही चीज़ है जो आप पढ़ के आए हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज की इक्वेशन आती है वो होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसी तरह आपके पास जब आप बात करते हैं इसकी डिफ्रैक्शन की, तो इसमें भी जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसकी जो इक्वेशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा होती है। तो वही वाली जो आपके पास इक्वेशन है वही यहाँ पे सादर होती है डिफ्रैक्शन के प्रोसेस में। तो ये तो डिफ्रैक्शन थी जो कि पेपर में इतना नहीं आया, बल्कि बिल्कुल ही नहीं आया। जो चीज़ आती है वो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रेलिफ क्राइटेरिया क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होती है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं इनके इर्द गिर्द CSS या जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके क्वेश्चन घूमते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा क्योंकि इधर से CSS में सवाल आए हुए हैं। 5-6 साल हो गए हैं डिफ्रैक्शन में से तो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी केयरफुली अगर देखा जाए तो आपको ये तैयार कर लेना चाहिए। तो और नेक्स्ट जो मैं मॉक बनाऊंगा उसमें भी मैं इंशाल्लाह किसी एक चीज़ को तो दूंगा डिफ्रैक्शन की, चाहे वो डिस्पर्शन हो या फिर आपके पास रेलिफ क्राइटेरिया हो या रिजॉल्विंग पावर हो या जो भी हो। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपके पास एक शीशे की प्लेट होती है। उस शीशे की प्लेट पे आपने पहले इसको थोड़ा देखा हुआ है कि आपके पास एक ग्लास प्लेट होती है। उस ग्लास प्लेट पे आप स्क्रैचेस लगा देते हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस इंतहाई कम होता है। तो ये जो स्क्रैचेस हैं जब इन पे लाइट रे पड़ती है तो दी स्क्रैचेस एक्ट एज ग्रेटिंग, दी स्क्रैचेस एक्ट एज स्लिट्स। तो ये जो स्क्रैचेस हैं ये स्लिट के तौर पे काम करते हैं। मतलब ये एक छोटा सा एक होल या अपर्चर या एक स्लिट या एक रास्ता बना देते हैं जिसमें से लाइट गुजरती है। और जब लाइट गुजरती है तो लाइट किनारों से बेंड होती है और आगे लाइट की वेव्स के दरमियान आपस में क्या होता है, इसकी जो है उसमें इंटरफेरेंस होती है। तो आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो ग्रेटिंग होती है, ये ग्रेटिंग एक ग्लास प्लेट होती है। उस ग्लास प्लेट पे आप स्क्रैचेस लगाते हैं। ये जो स्क्रैचेस होते हैं ये इंतहाई आपस में करीब होते हैं।
और इनकी तादाद 400 से लेकर 5000 लाइंस यानी एक प्लेट पे होती हैं पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 400 से 5000 आपके पास जो है वो ये स्लिट्स होती हैं, वो ये स्क्रैचेस होती हैं। और ये जो पूरी आपके पास ग्रेटिंग है ये डिफ्रैक्शन के लिए काम करती है, लिहाजा इसे आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होता है उसकी जो आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट है वो क्या चीज़ होती है कि आपके पास अगर ये पूरा एक इसकी ये लेंथ है और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर आपने 10 या 20 स्क्रैचेस लगा रखे हैं, फॉर एग्जांपल 10 है, तो इसका ग्रेटिंग एलिमेंट ये होगा 1/10 सेंटीमीटर। तो ये डी जो है इसका ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। ये बताता है कि इस ग्रेटिंग एलिमेंट का विड्थ कितना है। ग्रेटिंग एलिमेंट का मतलब है ग्रेटिंग एलिमेंट का विड्थ कितना है। इस पूरी 1 सेंटीमीटर की ग्रेटिंग पे आपके पास स्लिट का साइज कितना है, एक स्लिट का, इसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो आपके पास जब सवाल है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे, इसका डेफिनेशन लिखें, इसकी डायग्राम बना दें, इस पे नंबर ऑफ ग्रिड्स बता दें, नंबर ऑफ स्लिट्स बताएं, फिर उसके बाद ग्रेटिंग एलिमेंट बताएं कि ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है। डी इज इक्वल टू इसकी टोटल लेंथ एल और टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड एलिमेंट्स वो एन। तो एल ओवर एन जो है वो इसका क्या होगा, ग्रेटिंग एलिमेंट होगा आपके पास। उसके बाद जब इसके ऊपर लाइट रे आएगी और लाइट रे जब इन जो स्लिट्स हैं उसकी ऑब्स्टेकल जो किनारे हैं उससे बेंड होगी, तो वो लाइट रे जो होती है जिसकी वेवलेंथ एक ही होती है, वो जब किनारों से टकराती है तो उसकी वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है। ये चीज आपने याद रखना है डिफ्रैक्शन में। और वो जो स्लाइटली वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वो वेवलेंथ आगे जब जाएगी इंटरफेरेंस में, तो उसमें जो आपके पास ग्रेटिंग कुछ जो भी स्क्रीन पे बनेंगे, तो वो जो इंटरफेरेंस ब्राइट और आपके पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगी वो नुमाया नहीं होंगी। वो नुमाया क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर ग्रेटिंग एलिमेंट इतने अच्छे नहीं बने हुए, तो ग्रेटिंग एलिमेंट के किनारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं वहां पे जब लाइट रे मोनोक्रोमेटिक लाइट टकराएगी, तो अगर एक ही लाइट 650 नीनोमीटर है और वो दो किनारों से लाइट की 650 नीनोमीटर की एक ही वेवलेंथ की लाइट टकरा रही है, तो एक 650 है तो दूसरी 651 हो जाएगी, 652 नीनोमीटर हो जाएगी या 655 नीनोमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये जो इसके ऑब्स्टेकल्स हैं ये इतने सिमेट्रिकल नहीं है। तो जिसकी वजह से इनकी वेवलेंथ जो एंड पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, वेवलेंथ थोड़ी सी जो है ऊपर नीचे हो जाएगी, जिसकी वजह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को आपस में अलहदा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम देखते हैं कि आगे रिजॉल्विंग क्या कहती है। तो ये आपके पास आगे ग्रेटिंग एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आप चलें, यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया था कि आपके पास अगर एक ग्रेटिंग एलिमेंट है, ये फॉर एग्जांपल एक स्लिट है और इस स्लिट से आपके पास बेंडिंग हो रही है और इस तरह करके वो सारी रेस कन्वेक्स लेंस के ऊपर आके इकट्ठी हो रही हैं और एक पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बना रही हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास आएगा पाथ डिफरेंस, वो आपको पता है पाथ डिफरेंस होता है डी साइन थीटा। ये चीज पाथ डिफरेंस होती है डी साइन थीटा, बिल्कुल वही लॉजिक सारी। तो डी साइन थीटा आपके पास आ जाएगा लैमिडा। तो ये आपके पास पहली जो ब्राइट फ्रिंज है उसका ये बता रहा है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैमिडा। या आपके पास जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनी है, फर्स्ट जीरोथ की बात नहीं हो रही, क्योंकि जीरोथ आपके पास यहाँ सेंटर में बनती है। लेट हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ पे बनी है। तो जो आपके पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होती है आपको पता है वो होती है डी, जो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है वो होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैमिडा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहली ब्राइट फ्रिंज की, तो यहाँ पे m जो है वो आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस पे बनी है। तो ये डी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लैमिडा। इधर देखें आप, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपके पास लैमिडा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। जब आपके पास थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री का मतलब यह है कि आपके पास जो दो ऑब्स्टेकल से वेवलेंथ की लाइट आ रही है उन दोनों के दरमियान एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब वो जो दोनों रेज हैं उनका एंगल में आपस में फर्क 0 डिग्री है।
तो आपके पास वो सीधी गुजर जाएगी और वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा आता है। अगर थीटा 0 हो जाए तो आपकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते जाएं, आपके पास थीटा ये जो सॉरी थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता आपके पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, जो कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो इधर से ही आप बात साबित कर सकते हैं कि आपके पास जो वेव लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपके पास जो लाइट एंटर हो रही है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर हो रही है, और वो जो दो लाइट रे हैं जो ऑब्स्टेकल से टकरा रही हैं, उनके अंदर जो एंगल में डिफरेंस है, उस पे आपके पास ये जो ऑर्डर है आपका या वेव लेंथ है वो आपकी डिपेंड कर रही है। अगर आपके पास दोनों लाइट रे के दरमियान एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब आपकी ब्राइट फ्रिंज होगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे आपके पास ये जो फैक्टर है ये भी बढ़ता जाएगा, और थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आपके पास 1 लैम्डा हो जाएगा कि वेव लेंथ कोई फर्क आ रहा है उनमें। तो ये आपके पास इस तरह एक ब्राइट फ्रिंजेस का बन जाएगा पैटर्न। ब्राइट फ्रिंजेस की इक्वेशन बन जाएगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो ये आपके पास था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को किस चीज पे बात करेंगे, जो हमने पहले नहीं की, वो है थीटा। क्या आपके पास जब दो लाइट रे आ रही हैं और ऑब्स्टेकल से टकरा रही हैं तो उनके दरमियान जो फेज एंगल है, आपकी जो वेव लेंथ होगी, जो आपका पाथ डिफरेंस एम लैम्डा है, वो उस एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा, वो उस एंगल थीटा पर मुनहसिर होगा। ये चीज है। पेपर में आप आए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन लिखें, ग्रेटिंग एलिमेंट लिखें, ग्रेटिंग एलिमेंट के बाद आप हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन, और वो आप बताएंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा एज थीटा राइजेस द वैल्यू ऑफ लैम्डा आल्सो इंक्रीजेस। और इस तरह आप बताएंगे कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, और वो ब्राइट फ्रिंज का होगा और वो 0th ऑर्डर होगी। लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 डिग्री होगा और वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। और इस तरह आपके पास थीटे की वैल्यू इंक्रीज करने से आपका ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा हम उस ऑर्डर को एम से देंगे, और यहाँ पे एम की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगी। तो ये आपके पास है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो है इक्वेशन। अब नेक्स्ट आपके पास है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है, ये पेपर में बहुत सवाल आया हुआ है। जब भी वो डिफ्रैक्शन एलिमेंट देगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देगा, तो ये पॉसिबल नहीं कि वो डिस्पर्शन की बात ना करे, वो रिजॉल्विंग पावर की बात ना करे। तो इन सब चीज़ों को आपको साथ में ही तैयार करना पड़ेगा। अब डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का मुंतशिर हो जाना। अब मुंतशिर क्या होता है, इधर डेफिनेशन भी लिखी है, मैं आपको अल्फाज में बता देता हूँ आम। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ग्रेटिंग अ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जब आपके पास लाइट किसी ग्रेटिंग पे फॉल करती है तो स्क्रीन पे एक स्पेक्ट्रम बनता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अब मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास लाइट किसी भी स्प्लिट पे गिरेगी, किसी भी ग्रेटिंग एलिमेंट पे गिरेगी, उस पर जब फॉल होगी तो क्या होगा कि उस लाइट, फॉर एग्जांपल एक ग्रेटिंग एलिमेंट ये है, आपके पास स्लिट ये है, अब लाइट रे ये एक आई एक ये आई, जब यहाँ पे दोनों आएंगी तो इन किनारों से इसके इसके एंगल में डिफरेंस आ जाएगा। पहले तो दोनों के दरमियान एंगल सेम है, लेकिन टकराने के बाद एंगल में डिफरेंस आएगा। इस एंगल में डिफरेंस आने की वजह से जब आप स्क्रीन पे जाएंगे तो स्क्रीन पे जब दो यही वेव लेंथ जो है आपके पास, यही दोनों रे जो है जिनका थीटा एंगल चेंज हुआ है और वो आगे स्क्रीन पे जाके इंटरफेरेंस करेंगी, तो उन दोनों की वेव लेंथ भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हत्ता कि हमने अज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लेकिन जब आपके पास लाइट रे इनकी ऑब्स्टेकल के साथ टकराएगी तो इनका दरमियान जो एंगल है उसको, इसको फॉर एग्जांपल इसका एंगल थीटा 1 है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का एंगल थीटा 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा थीटा। और दिस डेल्टा थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, इट वुड बी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होगा, इवन वी कैन टेक इट अप्रोक्सीमेटली 0, लेकिन ये होगा डेल्टा थीटा थीटा 2 -1 या थीटा 1 - थीटा 2। इस
एंगल की वजह से इस स्क्रीन पे हमें पैटर्न जो है वो थोड़े, क्या उसे कहते हैं, आपस में मिलते हुए कन्वर्जिंग, ब्राइट के अंदर डार्क जो है उसको अलहदा करना थोड़ा मुश्किल नजर आएगा। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास एक गाड़ी है, वो दूर से आ रही है अंधेरे में रात को, तो उसकी जो सामने हेडलाइट्स हैं दूर से आपको वो बड़ी आपस में मिलती हुई नजर आएंगी, तो उनके दरमियान डिस्टिंग्विश करना क्या होता है, मुश्किल होता है। जब वो करीब आती हैं तो आपको पता लग जाता है कि हाँ, इनको रिजॉल्व करना अब आसान है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास दो जो एंगल है वो चेंज हो जाएंगे, और डेल्टा थीटा इनके दरमियान कुछ एंगल डिफरेंस आएगा, और इस डेल्टा थीटा की वजह से जब इंटरफेरेंस होगी और एक क्रस्ट पे लाइट का दूसरा क्रस्ट गिरेगा, या एक ट्रफ पे दूसरा ट्रफ गिरेगा, ये ब्राइट की बात कर रहा हूँ, या डार्क में जब एक क्रस्ट पे ट्रफ गिरेगा या एक ट्रफ पे क्रस्ट गिरेगा, डार्क की बात कर रहा हूँ, तो ये एन एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मतलब एक ये है लैम्डा 1 इंटरफेरेंस में, तो दूसरा जो होगा वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं बैठेगा। फॉर द केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये हो जाएगा लैम्डा 2। तो आपके पास इस डेल्टा थीटा की वजह से एक डेल्टा लैम्डा का चेंज आ गया इंटरफेरेंस के पैटर्न में। इस चीज को हम कहते हैं डिस्पर्शन, के लाइट मुंतशिर हो गई, क्रस्ट क्रस्ट पे नहीं बैठा, ट्रफ ट्रफ पे नहीं बैठा, या क्रस्ट एग्जैक्टली क्रस्ट पे बैठ के मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर सका, या ट्रफ क्रस्ट पे बैठ के मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर सका, जिसकी वजह से आपको ये चीज जो है वो क्या नजर आएगी, थोड़ी सी डिस्पर्स नजर आएगी। इसके वैसे एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बनेंगे डार्क और ब्राइट फ्रिंज वाले, जो बनने चाहिए थे इस ऑब्स्टेकल्स की वजह से, इस डायफ्रैक्शन की वजह से। इस चीज को हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो व्हेन लाइट falls on a grating spectrum is formed on the screen, यहां से डेफिनेशन है, the separation angle theta between spectral lines, okay, which differ in wavelength by small amount delta lambda, delta theta, or sorry, delta lambda, and width of sharpness of the lines can be measured. तो आप इसे सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेशो बिटवीन द एंगुलर सेपरेशन एंड wavelength interval is called dispersion. The angular separation delta t between spectral lines per unit wavelength called dispersion of the grating, and it is denoted by d. तो आसान है, आप नीचे वाली डेफिनेशन लिख लें। नीचे वाली जो है वो मैथमेटिकली आपको बता रही है, ऊपर वाली थ्योरेटिकल बता रही है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात यह है कि आपने क्वेश्चन में देखना आपको पूछ क्या रहा है। इफ ही आस्किंग अबाउट डिस्पर्शन डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली डिस्पर्शन पे आए। अब मैं आपके मॉक चेक करूंगा तो मैं देखूंगा कि आप डायरेक्टली आंसर देते हैं, प्रिसाइज कंसाइजली और हिट द बुल्स आई करते हैं कि नहीं, क्या इधर उधर की बात करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका जब मॉक चेक करूंगा तब पता लगेगा, अभी बात करना कबल उस वक्त होगा। तो आपने अगर डिस्पर्शन पूछ रहा है तो आप सिर्फ डिस्पर्शन को डिस्कस करेंगे, और उसकी एक्सप्लेनेशन में आप जो बात करें, लेकिन आपका स्टार्ट डिस्पर्शन से होना चाहिए। तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस के डेल्टा थीटा सेपरेशन है, इस डेल्टा थीटा की वजह से डेल्टा लैम्डा वेवलेंथ का डिफरेंस आता है जो इंतहाई कम होता है, इसे आप डिस्पर्शन कहते हैं। तो डिस्पर्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, डी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा लैम्डा। तो ये आप इसका फिर लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला, फिर हेडिंग देंगे इसका यूनिट। तो यूनिट क्या होगा इसका, रेडियन पर मीटर, ठीक है ना, रेडियन हो गया थीटा का और मीटर हो गया आपका वेवलेंथ का। अब आपने ग्रेटिंग इक्वेशन निकालनी है फॉर डिस्पर्शन, कि आप ग्रेटिंग इक्वेशन जो आपने ऊपर निकाली है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिस्पर्शन का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो आपको पता है कि आपकी ग्रेटिंग इक्वेशन जो है वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा की आप करें डिफ्रेंशिएशन। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे वेरिएबल दो है। कौन कौन वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है और लैम्डा वेरिएबल है। तो इसकी आपने डिफ्रेंशिएशन की जनाब, तो आपके पास जो नताइज अखज हुए, डी साइन थीटा का कोस थीटा आ गया, थीटा इज वेरिएबल तो डी थीटा साथ आ गया। इसी तरह एम लैम्डा का एम डी लैम्डा आ गया, क्योंकि एम जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, और डी लैम्डा इज वेरिएबल, क्योंकि आप ऊपर बता रहे हैं कि दो चीजें चेंज हो रही हैं, थीटा और लैम्डा, तो वो वेरिएबल है।
इसे डेल्टा की फॉर्म में आप ले जा सकते हैं। आपको पता है डिफरेंशियल जो होता है वो दरअसल डेल्टा ही होता है। इन एडवांस मैथ्स आप डेल्टा चेंज को डिफरेंशिएशन से बात तब्दील कर देते हैं, और जो थोड़ा बेसिक लेवल होता है उसमें आप डेल्टा को डी को डेल्टा से कर देते हैं। देखिए आप अब अपना पेपर जब भी दें, आप डेल्टा को कम इस्तेमाल करें, डिफरेंशिएशन को ज़्यादा करें। वेक्टर्स वाला सवाल है तो वेक्टर्स वाला आपको डेल्टा में भी होगा, लेकिन आप उसको डी से करेंगे। इससे पता लगता है कि आपने बीएससी वाली किताबें पढ़ी हैं, ना कि आपने एफएससी वाली बुक से अपनी तैयारी की हुई है, और ये बीएससी लेवल्स की ही है जो हम कर रहे हैं। तो देखें डी कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल थीटा आ गया। आपने यहाँ पे डेल आपने चेंज क्यों किया? क्योंकि आपका जो डिस्पर्शन है, आपका जो डिस्पर्शन का फॉर्मूला है वो आपके पास डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा लैम्डा है, लिहाजा मुझे डेल्टा में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने डेल्टा थीटा को डेल्टा लैम्डा से डिवाइड किया तो आपके पास m ओवर डी कोस थीटा आ गया। तो आपके पास डिस्पर्शन का फॉर्मूला आ गया m ओवर डी कोस थीटा। अगर आपको 4 नंबर का सवाल आता है या 6 का, इससे ज्यादा ये सवाल नहीं आएगा आपको। तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला पहले डेफिनेशन या स्टेटमेंट, फॉर्मूला, उसका यूनिट, फिर उसका आपके पास एक्सप्लेनेशन। आप डायग्राम बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बना के समझाया। जहाँ पे ज़रूरी है आप डायग्राम लाजमी बनाएं, और एंड पे आप इसका कंक्लूजन दें। और कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि जो डिस्पर्शन है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक एम पे और एक डी पे। थीटा पे तो डिपेंड कर ही रही है क्योंकि उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। एम पे कैसे है? आप जैसे जैसे आपका ऑर्डर हाई होता जाएगा आपकी डिस्पर्शन भी ज्यादा होती जाएगी। तो तीसरे ऑर्डर की डिस्पर्शन ज्यादा होगी, चौथे ऑर्डर की और ज्यादा होगी, पांचवें ऑर्डर की और ज्यादा होगी। और जो डी है, डी का मतलब है यहाँ पे उस स्लिट की विड्थ, वो जो आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट है, यानी ये आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट था, तो इसकी जो विड्थ है, जो इसका साइज है, जो इस स्लिट का अपर्चर है, उस अपर्चर की विड्थ पे जितना अपर्चर का विड्थ भरा होता जाएगा आपकी डिस्पर्शन उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये रिजल्ट था इसका। आप एंड पे रिजल्ट लिखें, कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन में 2 पॉइंट लिखें। हेंस from the grating equation of dispersion we can conclude that the dispersion depends upon 2 factors। नंबर 1 लिखें m and नंबर 2 d, और इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दें कंक्लूजन में। कंक्लूजन को आधे पेज से ज्यादा ना लिखें आप। तो ये आपके पास हो गया जनाब डिस्पर्शन। अब आप आ जाए रिजॉल्विंग पावर पर। अब रिजॉल्विंग पावर आपके पास है। रिजॉल्विंग पावर आपके पास क्या कहता है? रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि आपके पास कोई भी 2 पॉइंट हैं या 2 फ्रिंजेस हैं, उनको आप कितना आपस में डिस्टिंग्विश करके, उनको आपस में कितना इम्तियाज करके, एक दूसरे से कितना दूर करके उनका मुआयना कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर किसी भी आपके पास ऑप्टिकल कोई भी ऑपरेटर्स है, कैमरा है, ग्लासेस है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, तो उसके हर चीज की अपनी एक रिजॉल्विंग पावर होती है कि वो 2 पॉइंट्स जो कि इंतहाई ज्यादा करीब है और ऐसे लगते हैं वो दोनों आपस में जो है वो आपस में अटैच हैं, एक दूसरे आपस में कंपाउंड हैं, तो वो हमें उनको कितना दूर करके कोई चीज दिखाती है उसे हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। या आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़िया तौर पर, कॉन्स्पिकुअस, क्लियर, डिस्टिंग्विशेबल, to produce distinct images of 2 points objects which are very close together, इसे रेजोल्यूशन ऑफ लेंस कहते हैं, या रेजोल्यूशन ऑफ लेंस ऑफ एनी ऑपरेटर्स ऑफ ऑप्टिकल टेक्निक। तो ये रिजॉल्विंग पावर आपके पास है। अब देखिए रिजॉल्विंग पावर ये है कि आपके पास रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। रिजॉल्विंग पावर 2 चीज़ों की वजह से खराब हो सकती है। एक लेंस एबिरेशन। लेंस एबिरेशन का मतलब होता है कि लेंस बनाते वक्त लेंस में कुछ इनहराफ आ गया, लेंस में कोई नुक्स आ गया, उस लेंस की जो पावर है वो कम है, तो वो तो आप उसको बनाते वक्त, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त उस लेंस की यू कैन रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेंस एबिरेशन को, और इसकी रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा जो पॉइंट है वो है डाइफ्रैक्शन, और वो हम अभी बात करके आए हैं कि हम इंटरफेरेंस जब तक पढ़ते रहे वहाँ कोई डेल्टा थीटा चेंज नहीं आया, वहाँ कोई डेल लैम्डा चेंज नहीं आया, लेकिन जब हम एंटर हुए डिफ्रैक्शन में
और डिफ्रैक्शन जो है उसके किनारों पे जब स्लिट के ऑब्स्टेकल से लाइट बेंड हुई तो उसका जो थीटा एंगल है दोनों का वो चेंज हुआ, और जो उसका थीटा एंगल चेंज हुआ उस चेंज की वजह से डेल्टा लैम्डा बी प्रोड्यूस हुआ और आपको डिस्पर्शन मिली। और ब्राइट को ब्राइट से जुदा करना या ब्राइट को डार्क से जुदा करना रेजोल्यूशन पे असर आया आपको, क्योंकि जब ब्राइट डार्क में मतलब मिल जाएगी या ब्राइट ब्राइट में इतना मर्ज हो जाएगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश दीज टू फ्रिंजेस। तो लिहाजा आपको डायफ्रैक्शन जो है ये आपको इनहेरिटेंटली या आपको जो है नेचुरली मिलता है। तो इस नेचुरली तरीके को आप कैसे जो है ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या चीज जरूरत होती है, वो होता है रेलेफ क्राइटेरिया, जिसे हम देखते हैं कि रेले क्राइटेरिया आपको क्या बताता है और ये आप डिफ्रैक्शन कैसे यूज कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा डिफ्रैक्टिंग इक्वेशन है। इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं, बार बार इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपके पास लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज बेंड हो रही हैं, बेंड होने की वजह से इनके दरमियान डेल्टा थीटा या डी थीटा चेंज आ रहा है, और उस डेल्टा थीटा या डी थीटा चेंज की वजह से आपके पास आगे वेव लेंथ चेंज हो रही हैं। अगर ए की वेव लेंथ लैम्डा 1 है तो ए की वेव लेंथ लैम्डा 2 है। तो ये जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का डिफरेंस डेल्टा लैम्डा जितना ज्यादा होता जाएगा किसी भी चीज की रिजॉल्विंग पावर उतनी ही कम होती जाएगी। या आपने याद रखना है कि आपके पास जितना ज्यादा डेल लैम्डा बढ़ता जाएगा रिजॉल्विंग पावर उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसका मतलब हमें चाहिए कि हमारे पास जो लैम्डा 1 है वो लैम्डा 2 के बराबर ही आए, या लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के दरमियान फर्क इंतहाई कम हो कि हम उसको समझ लें कि उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आया। तो इसको आप कवर कैसे कर सकते हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं लैम्डा 1 को लैम्डा 2 के बराबर लाके। यहाँ पे एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है आपके पास जो ग्रेटिंग इक्वेशन है वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। और फॉर एग्जांपल आपके पास m जो है वो 1 है, मैं फर्स्ट ग्रेटिंग की बात कर रहा हूँ, तो डी साइन थीटा आपके पास आ जाएगा लैम्डा, साइन थीटा आपके पास आ जाएगा लैम्डा ओवर डी। और आपको पता है कि हम थीटा जो है इंतहाई स्मॉल लेते हैं, हम पीछे करके आ रहे हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस में कि थीटा इंतहाई स्मॉल होता है कि आप साइन थीटा को थीटा इक्वेट कर सकते हैं, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की में किया था कि साइन थीटा को थीटा इक्वेट कर सकते हैं या थीटा को टेंजेंट थीटा इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा साइन थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा, तो आपके पास थीटा आ जाएगा लैम्डा ओवर डी। ये थीटा आपके पास आ गया। ये ग्रेटिंग इक्वेशन है उस ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए जिसकी शक्ल कुछ ऐसी है, ठीक है, जिसकी शक्ल रेक्टेंगुलर है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई ना। तो ये रेक्टेंगुलर शेप के लिए जो एंगल थीटा है वो आपके पास क्या आएगा, ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट है ना, क्योंकि हमने इसको एक स्क्रीन पे ड्रॉ किया एक ग्रेटिंग एलिमेंट में, तो हमने जो उसमें स्क्रैचेस डाले जनाब वो ऐसे थे आपके पास। तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट जो है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट जिसकी विड्थ डी है, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो इस रेक्टेंगुलर फॉर्म का जो थीटा है वो आ जाएगा लैम्डा ओवर डी। लेकिन अगर साइंटिस्ट ने जो इस पे तजर्बा किया कि अगर ये जो स्लिट है ये रेक्टेंगुलर ना हो, ये सर्कुलर हो, तो सर्कुलर का मतलब है कि ये हर तरफ से यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि लाइट के बेंडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे शार्प एजेस हैं, यहाँ पे शार्प एजेस कम है, लिहाजा इसकी रेजोल्यूशन पावर कम होगी क्योंकि इसमें शार्प एजेस ज्यादा हैं। शार्प एजेस ज्यादा होने की वजह से आपके पास वेवलेंथ ज्यादा डिफरेंस आएगा। लेकिन जब आपके पास सर्कुलर होंगे तो आपके पास यहाँ पे सर्कुलर में जो लाइट इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा होगी, और लाइट की जो बेंडिंग होगी, जो ऑब्स्टेकल के एंगल, वो जो वेवलेंथ चेंज होगी वो भी कम चेंज होगी, जिसकी वजह से जो सर्कुलर अपर्चर होगा उसकी जो शेप होगी वो गोल होगी, और उसकी इक्वेशन होती है थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी। वहां पे थीटा लैम्डा ओवर डी था, यहाँ थीटा 1.22 भर गया है। ये 1.22 क्यों भरा है, ये बताता है कि आपके पास रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा हो गई है,
और रिजॉल्विंग पावर जो है वो रेक्टेंगुलर स्लिट से कितनी ज्यादा हुई है, 1.22 फैक्टर जो है वो दुगना ज्यादा हो गई है, मल्टीपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ जो डेल्टा लैम्डा का चेंज है वो कम आएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, ये हर तरफ से यूनिफॉर्म है, यहाँ से लाइट की बेंडिंग नहीं इतनी ज्यादा होगी जो यहाँ से होगी। इसलिए आपके पास जो आप डीएसएलआर कैमराज आ रहे हैं उनके जो अपर्चर है वो गोल होंगे, बानिस्बत उनके जो शटर हैं वो स्लिट वाले हों, वो आपके पास ज्यादा गोल आएंगे, ताकि इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और आप इसके पिक्सल्स को क्लियरली देख सकें। तो इसलिए आपके पास एक दफा सीएसएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि ये 1.22 फैक्टर क्यों आ गया, ये रेक्टेंगुलर में क्यों नहीं होता और ये सर्कल में क्यों होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों होता है। तो ये आपके पास था रिजॉल्विंग पावर में प्रॉब्लम्स दो आई, दोनों प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम को डील करने का तरीका पढ़ लिया, फिर आप उधर डिस्कस करेंगे कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेक्टेंगुलर सर्कल या सॉरी रेक्टेंगुलर स्लिट और रेक्टेंगुलर अपर्चर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ सर्कुलर अपर्चर, या आप लिखेंगे व्हाई द रिजॉल्विंग पावर ऑफ सर्कुलर अपर्चर इज 1.22 टाइम्स ग्रेटर देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेक्टेंगुलर अपर्चर। उसके बाद आप इसकी लिखेंगे रेलिफ क्राइटेरिया। रेलिफ क्राइटेरिया क्या होता है, इस चीज को समझ लें। रेलिफ क्राइटेरिया क्या है? रेलिफ क्राइटेरिया ने रिजॉल्विंग पावर को बेहतर करने का तरीका बताया कि रिजॉल्विंग पावर को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना लगे कि ये रिजॉल्विंग पावर कम किस वजह से हुई है, इसमें रिजॉल्विंग पावर में इशू कहाँ पे आया है। एक तो लेंस एबिरेशन का इशू है, वो मैन्युफैक्चरिंग से एट फैक्ट्री पॉइंट पे आप इसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो वेवलेंथ में डिफरेंस आ रहा है उसे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए हमने दिया रेलिफ क्राइटेरिया। अब रेलिफ क्राइटेरिया आपके पास क्या कहता है? रेलिफ क्राइटेरिया आपको बताता है कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो होती है लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा। ये रेलिफ क्राइटेरिया ने रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन किया, लैम्डा ओवर डेल लैम्डा। अब लैम्डा क्या है और डेल लैम्डा क्या है, इस चीज को समझें। आपके पास जो लाइट वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ एक ही है और वो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है। एज यूजुअल हम पिछले लेक्चर से बता रहे हैं कि ये लैम्डा वेवलेंथ है, लेकिन यहाँ पे इसका एंगल चेंज आएगा, वो आएगा एंगल चेंज डेल थीटा। इस एंगल चेंज की वजह से जब यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी तो एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा 1 हो जाएगी और एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखें वो कहता है कि आपके पास जो रिजॉल्विंग पावर वाली इक्वेशन बनेगी वो होगी R इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर माइनस लैम्डा 1। तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ, ओरिजिनल वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ जो कमिंग वेवलेंथ है जो आपके पास एंटर होती है उस पे, और ये जो चेंज है ये चेंज जितना आपके पास कम होता जाएगा उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर बेहतर होती जाएगी, और वेवलेंथ में जितना चेंज ज्यादा होता जाएगा उतनी ज्यादा आपके पास जो है उतनी कम रिजॉल्विंग पावर होती जाएगी। तो रेलिफ ने एक क्राइटेरिया दिया कि वो क्राइटेरिया क्या है जिस पर आपके पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो आपको इतना बता सके कि ये दो पॉइंट जो हैं ये आपके पास डिस्टिंग्विशेबल हैं, ये रिजॉल्वेबल हैं। तो उसने कहा उस क्राइटेरिया के लिए कम से कम मिनिमम ये शर्त है कि आपके पास अगर एक वेवलेंथ लैम्डा 1 है और उसका एक मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा, तो दूसरी वेव का ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा या फर्स्ट मैक्सिमा आप कह दें। तो पहली वेव का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो लाजमन तौर पर दूसरी वेव के सेंट्रल मिनिमा पे फॉल करे। तब जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपके पास जो पैटर्न बनेगा वो रिजॉल्व एबल होगा, वो डिस्टिंग्विश एबल होगा। रेलिफ क्राइटेरिया कहता है कि वेव का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरी वेव के सेंट्रल मिनिमा पे गिरे, फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा पे गिरे, सेकंड मैक्सिमा सेकंड मिनिमा पे गिरे, या सेकंड मिनिमा सेकंड मैक्सिमा पे गिरे, दोनों वेव्स का, तो आपके पास तब वेव जो है
वो क्या होगी, वो आपके पास तब रिजॉल्वेबल होगी। ये देखें यहाँ पे आपके पास सेंट्रल मिनिमा पे आ रहा है, ये वेव 2 का सेंट्रल मिनिमा है और ये वेव 1 का सेंट्रल मैक्सिमा है। अगर ये कंडीशन होगी तो इस पे आपके पास वेव रिजॉल्वेबल होगी। अगर इससे आगे पीछे कंडीशन होगी तो आपके पास पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न रिजॉल्वेबल नहीं होगा। इसी तरह आपके पास इस वेव का जो है ये देखें, ये आपके पास इसका जो है फर्स्ट जो है मैक्सिमा फॉर एग्जांपल, तो ये इसका फर्स्ट मिनिमा है। तो दूसरी वेव का या पहली वेव का फर्स्ट मिनिमा पहली या दूसरी वेव के फर्स्ट मैक्सिमा पे आए, इसी तरह इसका दूसरा जो मिनिमा है सेकंड वेव की सेकंड मैक्सिमा पे आए, तो तब आपके पास जो है ये पैटर्न रिजॉल्वेबल होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, नहीं आई मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, आप पूछ लीजिएगा मुझसे। तो ये रेलेफ क्राइटेरिया था। अब देखें इस रेलेफ क्राइटेरिया में हमने देखना है कि ग्रेटिंग इक्वेशन पे ये कैसे